हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। ये हमारा सेकंड वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। ठीक है, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, उसके लिए जो पहले के ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी इस फॉर्म में है ना। हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो हमने कल दो एक्ट डिस्कस किए थे। कौन कौन से? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हमने डिस्कस किया था। और हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कम कर रही है, साथ ही साथ इंडिया में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये हमने दोनों एक्ट के थ्रू देखा था और उसी में कुछ आगे देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या हुआ, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया में सेंट्रलाइज रूल करना चाह रही थी, यानी कि जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेंट्रलाइज करना चाह रही थी। क्यों करना चाह रही होगी वो ऐसा? देखो, पहले क्या थे हमारे पास? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो ये सारे गवर्नर अलग अलग थे एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन तीनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तीन लोगों को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू सिर्फ एक को हैंडल करने का। ठीक है, तो उसी कड़ी में इन्होंने पहले क्या किया था कि जो जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल को उन्होंने क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था, और जो बॉम्बे और मद्रास थे उनके गवर्नर को उनके अंडर कर दिया था। मतलब ये दोनों को उनके अंडर किया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पावर है उसको बढ़ा दी थी। ठीक है, नाउ अब जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की वो ये कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, उसको अब इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। दैट मीन्स कि अब जो गवर्नर जनरल होगा इट इज गोइंग टू रूल ओवर ऑल इंडिया। ठीक है, उसका सारा कंट्रोल होगा किस पे? इंडिया पे उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होगा, है ना। तो साथ ही साथ इसको बहुत कुछ इन्होंने अथॉरिटी दे दी, बहुत ज्यादा इनको हक दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। क्या हक दे दिया? सारे के सारे लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने के पावर इन्होंने किसको दे दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। पहले कौन से गवर्नर जनरल थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक तो थे, वो पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ इन्होंने जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल थे उनकी सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर को छीन के सभी पावर किसको दे दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी। दैट मीन्स अब जो है, जो सारे के सारे जो लॉ बनाने की पावर है वो कौन बनाएगा? वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही, सिर्फ एक आदमी ही बनाएगा। दैट मीन्स नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, इट हैज बिकम ईजियर फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रूल ओवर इंडिया बिकॉज उनको सिर्फ एक ही आदमी को कंट्रोल करना पड़ रहा है एंड वो कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से वो इंडिया को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये हुआ कि भाई इनका तो इंटेंशन ही था किसी तरीके से कंपनी के रूल को धीरे धीरे खत्म करना या कम करना। ठीक, तो दूसरा इन्होंने काम क्या किया, कंपनी से सारी पावर तो लेते ही जा रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी के पास जो पावर बच गई वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, तो जो कंपनी थी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही सिर्फ रह गई। और क्या किया इन्होंने? सारी पावर हटा के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसको दे दी? कंपनी के पास रहने दी। और वो भी कैसे? इंटरेस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब जो कंपनी वहां पे रूल कर रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रही है। ठीक है, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी इनको यहाँ से हटा सकती है। मतलब एक्चुअली में देखो, पिछले उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया हो गया था, है ना, यानी कि ब्रिटिशर्स का आधिपत्य है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जो इनको बेचारों के पास जो बच गया वो क्या था? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बच गया उनके पास। और साथ ही साथ ये भी उनको कह दिया गया कि ये जो आप यहाँ पे रूल कर रहे हो इंडिया पे, ये एक्चुअली में ब्रिटिश गवर्नमेंट की दया पे ही सिर्फ कर रहे हो या उनके नाम से ही सिर्फ यहाँ पे कर रहे हो। है किसका ये? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया किसकी है, अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। लेकिन जो यहाँ रूल कर रहे थे वो कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ उनके पास हक था, बाकी सारा हक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अपने पास ले लिया था। ओके, नाउ
एक और चीज़ यहाँ पे जो शुरू की, क्या हो रहा था, देखो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कंपनी में जो ऑफिसर्स थे वो करप्टेड हो चुके थे, ठीक है। तो जो ये लॉ बनाते थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स से बार बार लॉ बना के भेज रहे थे, ठीक, तो वो उतने प्रॉपरली भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स थे बोलना चाहिए, वो लोग इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे थे। क्यों नहीं होने दे रहे थे? क्योंकि ये जो सिविल सर्वेंट्स थे वो कहाँ किसके थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, है ना, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ही सिफारिश पे कहना चाहिए ये आईएएस ऑफिसर बनते थे। यानी कि जैसे हम, है ना, आज के आईएएस ऑफिसर है, वैसे उस समय जो सिविल सर्वेंट थे वो बनते थे, ठीक। सो अब अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही अगर उनको डिसाइड कर रही है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो भाई कंपनी के ही आदमी है, ठीक है। तो वो इसी वजह से क्या हो रहा था कि वो एज अ कंपनी के फेवर में ही चला जा रहा था, ठीक है। तो इतने रूल्स जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया, एक कोशिश की कि यहाँ पे ओपन सिस्टम कर सकें, यानी कि ओपन कंपटीशन कर सकें, किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। लेकिन ये जो उन्होंने कोशिश की ये फेल हो गई, ठीक है। क्यों फेल हो गई? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इसका बहुत ज़्यादा अपोज करने लगे, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस रूल का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपोज किया। इसीलिए ये जो ओपन सिविल सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला था वो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर चार्टर से तो नहीं स्टार्ट हो पाया, ठीक है, वो नेक्स्ट वाले से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द चार्टर एक्ट 1833, ओके। जो अगला एक्ट हमारे पास है वो है चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। इसके पहले जो मैं आपको बता रही थी चार्टर एक्ट 1833, उसमें एक चीज़ बताना जो मिस हो गया वो ये कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अब वो क्या कर सकता था, सारी की सारी पावर, मैंने बताया था उसके पास सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर किसके पास चली गई, उसके पास चली गई थी। अब जो वो लॉ बनाएगा ना वो एक्ट कहलाता था। उसके पहले क्या कहलाते थे, जो लॉज बनते थे बिफोर 1883 दे वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस, और उसके बाद से वो एक्ट बनता था, ठीक है। अब उसके 1883 के बाद से, 1833 के बाद से क्या बनने लगे, उसको हम एक्ट कहने लगे। तो एक और चीज़ जो चार्टर एक्ट जो 1833 का था, वो एक फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, है ना। क्योंकि इसके बाद से, क्योंकि इंडिया का ओवरऑल गवर्नर ही बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसलिए वो क्या था, फाइनल स्टेप था, ठीक है। नाउ वी कम टू चार्टर एक्ट 1853, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम इस एक्ट के द्वारा हुआ वो क्या था, कंपनी के रूल को एक्सटेंड करना, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कंपनी यहाँ पे कब तक रूल करेगी। इसके पहले जो चार्टर आ रहे थे उसमें स्पेसिफाई कर देते थे कि भाई दिस टाइम पीरियड के लिए अब जो है कंपनी यहाँ पे रूल करने वाली है, लेकिन इस पर्टिकुलर चार्टर में इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल को क्या कर सकती थी, खत्म कर सकती थी, टर्मिनेट कर सकती थी, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल आया इसमें, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत हद तक रिलेटेड है, ठीक है। सो जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए काउंसिल बनाई गई थी, वो क्या कर रही थी, वैसे तो थी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, है ना, मैंने बताया था 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, आपको लास्ट लेक्चर में बता रही थी, है ना। सो वैसे तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, बट वो क्या करती थी, दोनों ही काम करती थी, क्या क्या, एग्जीक्यूशन का भी काम करती थी और लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करती थी, एग्जीक्यूट भी करती थी और लेजिस्लेटिव फंक्शन दोनों ही वर्क करती थी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट या दिस चार्टर अब क्या हुआ, इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये जो काउंसिल है इट विल लुक आफ्टर ओनली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है। यानी कि ये जो काउंसिल थी वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव फंक्शन को देखेगी, लेजिस्लेटिव फंक्शन को नहीं देखेगी, ठीक है। तो अगर ये लेजिस्लेटिव फंक्शन को नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा लेजिस्लेटिव फंक्शन? तो लेजिस्लेटिव फंक्शन देखने के लिए एक नई बॉडी को इन्होंने बनाया जिसका नाम रखा क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसी को ही इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है। फिर से समझिए क्या हुआ कि भाई गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी वो एग्जीक्यूशन प्लस लॉ मेकिंग दोनों करती थी, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से क्या हुआ, उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया। दैट मीन्स जुडिशरी को, यानी कि लॉ मेकिंग को, एग्जीक्यूशन को क्या किया इन्होंने, टोटली सेपरेट कर दिया,
अब जो है ये काउंसिल सिर्फ एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन जो जो लेजिस्लेशन है, लॉ मेकिंग है, वो कौन करेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो नई बनाई उन्होंने वो करेगी। ठीक है, इसमें 6 मेंबर थे। ठीक है, 6 मेंबर किसमें थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई, यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे। और इसी को हम क्या कहते हैं? ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरीके से वर्क करती थी। भाई हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, इंडिया में जो पार्लियामेंट है, उसका क्या काम है? वहाँ पे लोग क्या करते हैं? वहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं ना। तो बेसिकली पार्लियामेंट क्या हो रही है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो इसी तरीके से समझिए, यहाँ से वो चीज़ आ रही है। देखिए किस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। सो इस पर्टिकुलर एक्ट में, चार्टर एक्ट 1853 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जो कि टोटली सेपरेट थी, है ना। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम सेपरेट फंक्शन गवर्नमेंट का जो है, उन्होंने फर्स्ट टाइम सेपरेट किया है इसको, लेजिस्लेटिव फंक्शन को फर्स्ट टाइम सेपरेट किया। इसके पहले नहीं था सेपरेटेड। ठीक है, सो इस तरीके से एक मिनी पार्लियामेंट पिक्चर में आई। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इसके पहले हम देख रहे थे पिछले वाले में 1833 के चार्टर एक्ट में कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट में ट्राई किया एक ओपन कंपटीशन रखने के लिए फॉर व्हाट? फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, बट ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो अपोजिशन की वजह से क्या हुआ, ये जो ओपन सर्विस होने वाली थी वो नहीं हो पाई, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में 1853 के एक्ट में यहाँ से स्टार्ट हो गया सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन, यानी कि नाउ एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन एंड बिकम अ सिविल सर्वेंट, है ना। सो ये इंडियंस के लिए भी ओपन थी और ब्रिटिशर्स के लिए भी ओपन थी। ये ओपन कंपटीशन थी, यहाँ से कोई भी सिविल सर्विस पे जा सकता था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब से ये सिविल सर्विस के एग्जाम जो हैं वो कब से स्टार्ट हुए? तो कब से स्टार्ट हुए? वो 1853 के एक्ट से स्टार्ट हुए। ठीक है, सो ये आज हमने 2 एक्ट किए। अच्छा, तो ये जो चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1833, ये दोनों ही एक्ट किसमें थे? कंपनी के रूल के अंडर आए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी बोलना चाहिए, वो था हमारा जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी, है ना, जो सिपाहियों का विद्रोह हुआ था वो। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन है, वो यहाँ पे इंडिया पे डायरेक्टली रूल करने लगी। सो वो एक बीच का पॉइंट है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उस पर्टिकुलर लड़ाई के बाद क्या हुआ, क्यों वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन आई, है ना। सो आप ये कह सकते हो कि तो ये लास्ट एक्ट था, ये लास्ट चार्टर या फिर ये लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट था जो है। विच एक्ट वाज लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट या लास्ट चार्टर एक्ट? कौन सा है? दी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद तो जब कंपनी रहेगी ही नहीं यहाँ पे, तो वो रेगुलेट किसको करेंगे, है ना। सो दैट इज वाई अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दैट वाज द लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट, जो लास्ट रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो विद्रोह के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा, सॉरी फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जो हुआ था, उसके बाद कंपनी रूल आ गया डायरेक्टली। तो अब उनके पास कोई रीजन ही नहीं था ये चार्टर बनाने का। ठीक है, तो हम अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।